नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सब मिलकर समझने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही पावरफुल कविता, जन जन का चेहरा एक। और हाँ, ये विश्लेषण खास तौर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक ऐसा कवि जो अपनी पढ़ाई में कई बार फेल हुआ, लेकिन फिर अपनी कलम से साहित्य में एक क्रांति ही ला दी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की, जिनका जीवन खुद हमें सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कवि का परिचय, फिर कविता का सार पकड़ेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, कविता के गहरे संदेश पर बात करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी सवाल और पॉइंट्स हैं ना, उन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के पीछे की उस क्रांतिकारी आवाज से। गजानन माधव मुक्तिबोध वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिनकी कलम समाज को बदलने का एक सपना देखती थी। मुक्तिबोध का जो एकेडमिक जीवन था ना, वो कोई फूलों की सेज नहीं थी। जरा सोचिए, 1930 में मिडिल परीक्षा में फेल हुए, फिर 1937 में बीए में भी असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरे 15 साल बाद 1953 में उन्होंने एमए पास किया और 1958 में जाकर प्रोफेसर भी बने। मतलब ये उनके कभी न टूटने वाले हौसले की एक जबरदस्त मिसाल है ना? मुक्तिबोध की पहचान के कई रंग हैं। वो हिंदी साहित्य में नए नए प्रयोग करने वाले प्रयोगवादी कवि थे। उनकी सोच मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थी, इसीलिए वो हमेशा आम जनता के हक की बात करते थे। उनकी आवाज में एक क्रांति थी और वे अक्सर बहुत लंबी कविताएं लिखते थे, जिनमें वो समाज की हर एक परत को खोलकर रख देते थे। उनके इसी बेबाक अंदाज की वजह से उनकी तुलना महाकवि निराला से भी की जाती है। चलिए अब कविता के दिल में उतरते हैं। इसका जो शीर्षक है ना, वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। जन जन का चेहरा एक। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे कोई इंसान अमेरिका में हो, अफ्रीका में या फिर भारत में, उसके आंसुओं का स्वाद और उसकी उम्मीदों का रंग एक जैसा ही होता है। ये कविता सरहदों को मिटाकर पूरी मानवता को एक ही धागे में पिरो देती है। कविता का जो सबसे अहम बिंदु है, वो इस तुलना में छिपा है। देखिए, एक तरफ है आम जनता जो कष्ट और संघर्ष से जूझ रही है, लेकिन जिसके दिल में एकता और क्रांति की आग भी है। और दूसरी तरफ है शोषक वर्ग, जिसे कवि ने दानव, दुरात्मा और खूनी शत्रु तक कह लिया है। ये पूरी कविता असल में इन्हीं दो ताकतों के बीच के संघर्ष की कहानी है। तो अब तैयार हो जाइए कविता की गहराइयों में गोता लगाने के लिए। हम एक एक पंक्ति का मतलब समझेंगे, ताकि परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ इसकी व्याख्या की जा सके। क्या गहरी बात कही है। कवि कह रहे हैं कि दर्द से चेहरे पर जो लकीरें खिंचती हैं ना, वो दुनिया के हर कोने में एक जैसी दिखती हैं। और जब लोग अन्याय के खिलाफ गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हैं, तो उनका मकसद भी तो एक ही होता है, आज़ादी। मतलब एकदम साफ है कि पीड़ा और प्रतिरोध की भाषा एक ही होती है। ये किसी देश या सरहद की मोहताज नहीं है। दुनिया का हर इंसान शोषण से मुक्ति चाहता है, और जब वो इसके लिए एकजुट होता है, तो उसकी ताकत का रूप भी एक ही होता है। अब कवि प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो भारत की गंगा, बर्मा की इरावती, मिस्र की नील और अमेरिका की अमेजन और मिसौरी जैसी दुनिया भर की नदियों का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन सभी नदियों में बहने वाली जिंदगी की जो धार है ना, वो एक ही है, भले ही उनके नाम अलग अलग हों। तो यहाँ नदियाँ सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी जिंदगी और उसकी भावनाओं का प्रतीक है। जिस तरह नदियों का पानी लगातार बहता रहता है, ठीक उसी तरह हर इंसान के दिल में प्यार, गुस्सा और संघर्ष की लहरें उठती हैं, और ये भावनाएं दुनिया के हर कोने में एक जैसी हैं। अच्छा, व्याख्या के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये कविता हमें सिखाना क्या चाहती है? इसका गहरा सामाजिक संदेश क्या है? देखिए, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। ये दुनिया भर के मजदूरों और दबे कुचले लोगों की एकता की बात करती है, जो शोषण करने वाली एक वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। इस कविता के 3 मुख्य संदेश हैं।
पहला, यह दुनिया के सभी शोषकों के खिलाफ एक होने का आह्वान है। दूसरा, यह पीड़ित लोगों को एहसास दिलाती है कि वो अकेले नहीं हैं, उनका दर्द और संघर्ष सबका साझा है। और तीसरा, यह न्याय और शांति के लिए एक क्रांति की चिंगारी जलाती है। चलिए अब सीधे उस सेक्शन पर आते हैं जो परीक्षा में पूरे नंबर दिलाएगा। हम कुछ सबसे जरूरी सवाल देखेंगे और ये भी समझेंगे कि उनका सबसे अच्छा जवाब कैसे लिखा जाए। ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट सवाल है। कविता के अनुसार ये जो ज्वाला है, ये आग आखिर कहाँ से पैदा होती है? इसका जवाब ना इन्हीं पॉइंट्स में छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये ज्वाला किसी लकड़ी से नहीं बल्कि जनता के दिल से उठती है। और ये उठती कब है? जब अन्याय और अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर जाता है। ये असल में उस गुस्से का प्रतीक है जो अत्याचारियों को नष्ट कर सकता है। अपने जवाब को और भी मजबूत बनाने के लिए नेपाल या बांग्लादेश जैसे देशों में हुए जन आंदोलनों का उदाहरण भी दिया जा सकता है। और अगर यही सवाल लंबे उत्तर में आ जाए तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बंधी हुई मुट्ठियां सिर्फ हाथ नहीं हैं, बल्कि ये जनता की एकजुटता और संगठन की शक्ति का प्रतीक है। इनका एक ही लक्ष्य है, शोषण की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये संकल्प, साहस और ताकत को दिखाती हैं और ये बताती हैं कि जब लोग एक हो जाते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। चलिए अब अंत में एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो मुख्य बातें हैं जो इस कविता के बारे में हमेशा याद रखनी है। ये 5 बिंदु इस पूरी कविता का निचोड़ हैं। पहला, कवि की पहचान, एक क्रांतिकारी और मार्क्सवादी कवि। दूसरा, कविता का केंद्रीय भाव, पूरी दुनिया का दुख और संघर्ष एक है। तीसरा, इसके मुख्य प्रतीक, बंधी मुट्ठी यानी एकता और ज्वाला यानी क्रांति। चौथा, दुश्मन की पहचान, जो हर देश में पूंजीपति और शोषक के रूप में मौजूद है। और पांचवा, कविता का अंतिम संदेश, शोषण के खिलाफ वैश्विक एकता ही एकमात्र समाधान है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। मुक्तिबोध ने यह कविता दशकों पहले लिखी थी। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, क्या हमें अब भी जन जन का चेहरा एक दिखाई देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।